कौन कौन आ गया? पूजा सरमुटा, शालिनी राठौर, सुमैया, पूजा गुजर, शालू प्रजापत, पूजा सरमुटा, सुमैया, शालिनी राठौर, पूजा गुजर, शालू प्रजापत। हाँ, गरिमा भी ज्वाइन कर रही है, हर्षिता आ गई। बेटा आप लोगों ने रिकॉर्ड्स बनानी शुरू कर दी है ना? हर्षिता, पूजा गुजर, पूजा सरमुटा, शालिनी, शालू प्रजापत, गरिमा, हर्षिता, सुमैया, जो मैंने आगे के भेजे थे। खुशबू तिवारी, हाँ बेटा, गरिमा चौधरी, पूजा सामुटा, हर्षिता, खुशबू तिवारी, पूजा गुजर, मनीषा बैरवा, समीक्षा, स्नेहा दूधी, मनीषा बैरवा आ गई, खुशबू तिवारी, स्नेहा दूधी, हर्षिता, किरण चौधरी, सलोनी लखावत, सलोनी भी आ गई, समीक्षा, 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 सलोनी लखावत, मनीषा बैरवा, स्नेहा दूधी, किरण चौधरी, किरण चौधरी आ गई, हर्षिता, अनीता चौधरी भी आ गई, अनीता चौधरी, जया दामोर भी आई हैं, जया दामोर, जया भी आ गई, समीक्षा, किरण चौधरी, सलोनी लखावत, समीक्षा, अनीता चौधरी, जया दामोर, जया दामोर, खुशबू तिवारी, सुमैया, पूजा गुजर, गरिमा चौधरी, सब आ गए। आज अपन कुछ हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ब्रीफ लेंगे। शिवानी चौधरी भी आई है अभी, शिवानी चौधरी, जया दामोर, अनीता चौधरी, शिवानी चौधरी, समीक्षा, खुशबू तिवारी, मनीषा बैरवा, स्नेहा दूधी, शालू प्रजापत, पूजा गुजर, सुमैया, गरिमा चौधरी, समीक्षा ज्वाइन कर रही है अभी, समीक्षा तो आ गई, एक समीक्षा है, हर्षिता, किरण चौधरी, शालिनी राठौर, पूजा, भावना कमर भी आ गई हैं अब, भावना कमर, भावना कमर, भावना कमर, भावना कमर आई है, शिवानी चौधरी, हाँ अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तनीषा शर्मा और आ गई है, हाँ तनीषा शर्मा और आ गई, तनीषा शर्मा। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। अपन कौन सा शेयर स्क्रीन कर रही हूँ, अपन कौन सा टॉपिक लेंगे आज, ये वाला लेते हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे आज, बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो डेफिनेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तनीषा आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, इंदिरा जाट भी आ गई हैं। तो मतलब जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का शाब्दिक अर्थ जैव प्रक्रियाओं से संबंधित
प्रौद्योगिकी है। इस शब्द को सर्वप्रथम, बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम एक हंगेरियन इंजीनियर कार्ल एरेकी ने सन 1999 में किया। 1919 में किया, मतलब जैव प्रौद्योगिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो एक हंगेरियन इंजीनियर ने किया था, और इस हंगेरियन इंजीनियर का नाम क्या था? कार्ल एरेकी था। इसमें वह सभी औद्योगिक प्रक्रम, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सम्मिलित किए गए हैं जिसमें सजीव किसी ना किसी स्तर पर सक्रिय भाग लेते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी जीव विज्ञान की एक नवीनतम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है जिसकी उत्पत्ति जीव विज्ञान एवं तकनीकी शब्दों को सम्मिलित करके हुई है। तो बायोटेक्नोलॉजी किन शब्द से मिलकर बना है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी एवं तकनीकी शब्द से मिलकर बना है। जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी का उद्भव उतना ही प्राचीन है जितना कि जैव प्रौद्योगिकी का उद्भव उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता। फिर भी विज्ञान के रूप में इसका विकास लगभग 100 वर्ष पूर्व से माना जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के एक विषय के रूप में विकसित होने से पूर्व भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग मानव अनेक कल्याणकारी उत्पादों के लिए कर रहा था, जैसे फर्मेंटेशन द्वारा एल्कोहलिक बेवरेजेस, जीवाणु की क्रिया द्वारा दूध से दही बनाया जाता था, वह चीज आदि का निर्माण किया जाता था। वह स्टार्च से क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम जीवाणु द्वारा ब्यूटेनॉल व एसीटोन व पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा पेनिसिलिन प्रतिजैविक आदि प्राप्त करना था। तो अपन डेफिनेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है? प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या है कि सामान्यतः बायोटेक्नोलॉजी को जैविक कारकों से प्राप्त उत्पादों का उद्योग व जनहित कार्यों में अनुप्रयोग के लिए वैज्ञानिक एवं अभियांत्रिक सिद्धांतों का उपयोग बताया गया है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स to the processing of materials by biological agents to provide goods and services। अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार मानव उपयोग के लिए विभिन्न जैविक माध्यमों जैसे सूक्ष्म जीवों तथा कोशिकीय घटकों के लाभकारी एवं समन्वित उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं कि मानव उपयोग के लिए विभिन्न जैविक माध्यमों जैसे सूक्ष्म जीवों तथा कोशिकीय घटकों के लाभकारी एवं समन्वित उपयोग को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द कंट्रोल्ड यूज ऑफ biological agents such as microorganisms or cellular components for the beneficial use of mankind or for the beneficial use of human beings। इसी प्रकार ब्रिटिश वैज्ञानिकों बायोटेक्नोलॉजिस्ट द्वारा दी गई के परिभाषाओं के अनुसार जीवों, उनके तंत्रों अथवा प्रक्रियाओं का उत्पादन एवं जनहित उद्योगों में उपयोग को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस टू द मैन्युफैक्चरिंग and service industries is called as biotechnology। So use of biochemistry, microbiology and engineering sciences in order to achieve technological application of the capabilities of microorganisms, culture tissue cells and parts is called biotechnology। अब अपन पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के इतिहास के बारे में। मतलब इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी का इतिहास
उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। तो फर्मेंटेशन सबसे पुरानी जैव प्रौद्योगिक विधि है। फर्मेंटेशन इज द एंशियंट बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड जिसका उपयोग मतलब फर्मेंटेशन का उपयोग मानव कई उत्पादों को प्राप्त करने के लिए करता आ रहा है। वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विभिन्न उत्पादों को प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जाता है। तो मानव उपयोग के लिए सूक्ष्म जीवों की लाभकारी क्रियाओं से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनेक उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिनमें मुख्य उत्पाद क्या है? जैसे बेटा भोज्य पदार्थ, ब्रेड, इडली, डोसा, डेयरी उत्पाद, दही, चीज, मक्खन आदि। व अल्कोहलिक पेय में क्या है? बियर है, वाइन है, विस्की है। एंड अन्य पदार्थ जैसे कॉफी व चाय पत्ती, हार्मोन्स, कार्बनिक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड आदि, एंजाइम्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, प्रतिजैविक टीके, स्टेरॉइड्स आदि हैं। तो पिछले दो दशकों में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजों द्वारा नए आयाम प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से डीएनए पुनर्योगस तकनीक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, कोशिका संवर्धन एवं संलयन, जीन क्लोनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रसायन अभियांत्रिकी, पर्यावरण अभियांत्रिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, हाइब्रिडोमा आदि महत्वपूर्ण है। तो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, इनके नाम याद रखने हैं, इसलिए आज बताने जा रही हूँ। इनके नाम, साइंटिस्ट के नाम जो कि वाइवा में पूछ लेते हैं। तो सुमेरियंस एंड बेबीलोनियंस ने मतलब बियर बनाने की तकनीक जानते थे। सुमेरिया व बेबीलोन के लोग बेटा बियर बनाने की तकनीक जानते थे। इसी प्रकार इजिप्ट के लोग इजिप्शियन 4000 ईसा पूर्व 4000 ईसा पूर्व खमीर उठे आटे से ब्रेड बनाने की तकनीक से भली भांति परिचित थे। मतलब जो इजिप्ट के लोग थे वो खमीर उठे आटे से ब्रेड बनाने की तकनीक से परिचित थे। इसी प्रकार आर्यंस ने दही व अल्कोहल बनाना प्रारंभ कर दिया था। आर्यंस ने 2500 ईसा पूर्व दही व अल्कोहल बनाना प्रारंभ कर दिया था। इसी प्रकार डच वैज्ञानिक क्या थे? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम 50 से 300 आवर्धन क्षमता वाले सरल माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसका निर्माण किया था? सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। और जिनके द्वारा मतलब जिसके द्वारा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1677 में वर्षा जल की बूंदों में कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। तो ल्यूवेनहॉक ने बेटा 1677 में वर्षा जल की बूंदों में कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन किया। इसी प्रकार सन 1680 में ईस्ट कोशिकाओं को भी देखा गया। इसी प्रकार आपको याद रखना है लुईस पाश्चर ने लुईस पाश्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। तो लुईस पाश्चर ने स्पष्ट किया कि सूक्ष्म जीवों में किण्वन फर्मेंटेशन क्षमता होती है। तो ईस्ट किण्वन क्रिया द्वारा अल्कोहल व बैसिलस जीवाणु द्वारा किण्वन से एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो लुईस पाश्चर ने बताया कि ईस्ट किण्वन द्वारा तो अल्कोहल प्राप्त होता है व बैसिलस बैक्टीरिया द्वारा किण्वन से फर्मेंटेशन से एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। इसी प्रकार एडवर्ड बुकनर ने, जो कि क्या थे? एडवर्ड बुकनर एक जर्मन
जीव वैज्ञानिक थे। क्या थे? एडवर्ड बुकनर एक जर्मन सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने खोज की कि कोशिका युक्त ईस्ट निचोड़ से भी फर्मेंटेशन द्वारा अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। और एडवर्ड बुकनर ने यह भी स्पष्ट किया कि ईस्ट कोशिका निचोड़ में एंजाइम उपस्थित होता है, जो कि माध्यम में उपस्थित शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। मतलब एडवर्ड बुकनर ने क्या बताया कि ईस्ट सेल एक्सट्रैक्ट में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है और यह एंजाइम सेल में यह एंजाइम सेल कल्चर में माध्यम में उपस्थित शुगर को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है और इस एंजाइम को जाइमेज नाम दिया गया। तो एडवर्ड बुकनर ने बताया कि ईस्ट सेल एक्सट्रैक्ट में एक एंजाइम उपस्थित होता है और यह एंजाइम क्या करता है? शर्करा को शुगर को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है और इस एंजाइम को एडवर्ड बुकनर ने जाइमेज नाम दिया। तो बुकनर की खोज के पश्चात जर्मन लोगों ने औद्योगिक स्तर पर अल्कोहल व ग्लिसरॉल का उत्पादन भी शुरू किया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं किसका? ये है ओमेलियनस्की ओमेलियनस्काई या ओमेलियनस्की ने सेल्यूलोज का डिग्रेडेशन करने वाले अवायवीय मृदा जीवाणुओं की खोज की। और इसी प्रकार सन 1903 में लिपमैन एंड ब्राउन ने मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन युक्त कार्बन पदार्थों के एमोनिफिकेशन की खोज की। तो मृदा में उपस्थित प्रोटोजोआ द्वारा जीवाणुओं के नियंत्रण के विषय में जानकारी द्वारा बाहित मल व अन्य अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग संभव हो सका। इसी प्रकार किसने बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 द्वारा पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की। मतलब पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की खोज के पश्चात सन 1944 में पेनिसिलिन का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा। मतलब सबसे पहले बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में एक एंटीबायोटिक की खोज की जिसका नाम था पेनिसिलिन और उसके पश्चात 1944 में पेनिसिलिन का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा। इसी प्रकार सन 1940 में जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी की जटिल तकनीकों का विकास हुआ जिनके उपयोग से बृहद स्तर पर प्रतिजैविक अमीनो एसिड, कार्बनिक अम्ल, एंजाइम्स, स्टीरॉइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, टीके, वैक्सीन तथा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आदि के उत्पादन हेतु किया जाने लगा। मतलब 1940 में बेटा जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाने लगा? मतलब एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, स्टेरॉइड्स व पॉलीसेकेराइड्स। तो सन 1962 में कनाडा में सूक्ष्म जीवों की सहायता से यूरेनियम प्राप्त करने के लिए खदानें स्थापित की गई। इसी प्रकार सन ईयर 1973 में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध प्रयोगशालाओं में सफलतापूर्वक आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग संबंधित प्रयोग किए गए। मतलब इस तकनीक द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर प्रगति होती गई। विशेष रूप से चिकित्सा, कृषि, एग्रीकल्चर, प्रजनन, नए ऊर्जा स्रोत व पर्यावरणीय तकनीकों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हो सकी। तो यदि पादप ऊतक संवर्धन के इतिहास की बात की जाए
तो 19वीं सदी के प्रारंभ में कोशिकीय पूर्ण शक्तता मतलब सेल्यूलर टोटिपोटेंसी की खोज इस तकनीक का आधार बनी। मतलब 19वीं सदी के प्रारंभ में सेल्यूलर टोटिपोटेंसी की खोज की गई और ऊतक ऊतक संवर्धन का प्रारंभ सन 1902 में हुआ, जब हैबरलैंड ने पूर्ण शक्तता सेल्यूलर टोटिपोटेंसी अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो हैबरलैंड ने बेटा कोशिकीय पूर्ण शक्तता सेल्यूलर टोटिपोटेंसी की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हैबरलैंड ने पूर्ण शक्तता अवधारणा प्रस्तुत की थी तथा कृत्रिम माध्यम पर पृथक्कृत कोशिकाओं को संवर्धित किया था। तो हैबरलैंड ने सर्वप्रथम लेमियम लेमियम परप्यूरियम की पत्ती से पैलिसेड कोशिकाओं आइकॉर्निया आइकॉर्निया क्रेसी आइकॉर्निया क्रेसिपिस की पर्णवृंत की पित्त कोशिकाओं पर्णवृंत की कोशिकाओं व टेडिस्केंशिया व टेडिस्केंशिया की पुंकेसर रोम कोशिकाओं व ऑर्निथोगैलम की गाढ़ कोशिकाओं आदि पादप भागों को नॉब्स माध्यम में संवर्धित किया। मतलब बेटा क्या किया गया, जो हैबरलैंड थे उन्होंने लेमियम परप्यूरियम की पत्ती से खंभ ऊतक कोशिकाओं मतलब पैलिसेड सेल्स का नॉब्स माध्यम में संवर्धन किया। इसी प्रकार हैबरलैंड ने आइकॉर्निया क्रेसिप्स या आइकॉर्निया क्रेसिपिस की पिटियोल की पर्णवृंत की कोशिकाओं से व टेडिस्केंशिया की पुंकेसर रोम कोशिकाओं व ऑर्निथोगैलम की गाढ़ कोशिकाओं आदि भागों का नॉब्स माध्यम में संवर्धन किया तथा इन विट्रो कल्चर पात्रे कोशिका संवर्धन की परिकल्पना का विकास किया। तो हैबरलैंड को ऊतक संवर्धन का जनक माना जाता है। मतलब हैबरलैंड इज नोन एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। तो हैबरलैंड को ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर का जनक माना जाता है। तो हैबरलैंड के पश्चात सन 1904 में हैनिंग ने कुछ क्रूसीफर्स जैसे रेफेनस सटाइवस, रेफेनस कैंडेटस, रेफेनस लेंड्रा मतलब हैनिंग ने कुछ क्रूसीफर्स के नाम क्या थे, रेफेनस सटाइवस, रेफेनस कॉर्डेटस, रेफेनस लेंड्रा के भ्रूणों को खनिज लवण व शर्करा युक्त विलयन में संवर्धित करके मैच्योर भ्रूणों को प्राप्त किया। इसके पश्चात कई वैज्ञानिकों ने पादप ऊतकों व अंगों का पात्रीय संवर्धन कराने का प्रयास किया। तो इस कड़ी में हैबरलैंड के एक विद्यार्थी कोटे KOTTE व रॉबिन्स ने सन 1922 में पादप जड़ शीर्षों का सफलतापूर्वक पात्रे संवर्धन किया। तो हैबरलैंड जो कि टिश्यू कल्चर के जनक माने जाते हैं, उनके एक विद्यार्थी थे जिनका नाम था कोटे व रॉबिन्स ने क्या किया, पादप जड़ शीर्षों का इन विट्रो कल्चर किया। इसी प्रकार सन 1934 में व्हाइट द्वारा टमाटर की एक्साइज्ड रूट टमाटर की कटी मूल का संवर्धन किया गया, जिसके दौरान रॉबिन्स व बार्टले ने सन 1937 व 1939 में विटामिन बी1 व विटामिन B6 को मूल वृद्धि कारक माना। मतलब इसी प्रकार स्नो द्वारा सन 1935 में IAA इंडोल एसिटिक एसिड वृद्धि पदार्थ को कैम्बियम की सक्रियता के लिए आवश्यक माना गया। सन 1939 से
1950 तक किए गए प्रयोगों से मूल संवर्धन के लिए विटामिन व वृद्धि कारकों की आवश्यकता का ज्ञान हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आते हैं स्कूग व सुई। स्कूग SKOOG व सुई TSUI ने बताया कि तंबाकू के ऊतक संवर्धन के समय एडेनिन ऊतक संवर्धन के समय एडेनिन क्षार कोशिका विभाजन व कलिकाएं बनने की क्रिया को IAA की उपस्थिति में भी प्रेरित करता है। तो स्कूग व तुसई ने क्या बताया कि जब तंबाकू का ऊतक संवर्धन करते हैं, जब तंबाकू का टिश्यू कल्चर करते हैं, तो तंबाकू के ऊतक संवर्धन के समय उन्होंने क्या बताया कि तंबाकू के ऊतक संवर्धन के समय एडेनिन क्षार सेल डिवीजन व कलिकाएं बनने की क्रिया को IA की उपस्थिति में भी प्रेरित करता है। इसके ऊतक गुणन के लिए न्यूक्लिक एसिड्स की आवश्यकता का पता लगा। सन 1955 में स्कूग व उसके साथियों ने एडेनिन डेरिवेटिव को ईस्ट निचोड़ से विलगित किया तथा ऊतक संवर्धन प्रक्रिया में साइटोकाइनेस हार्मोन के महत्व को परिलक्षित किया। इसी प्रकार स्टीवर्ड स्टीवर्ड व उनके सहयोगियों ने अपने प्रयोगों में गाजर एवं आलू के ऊतकों का सफलतापूर्वक संवर्धन करके यह सिद्ध किया कि ऊतक संवर्धन के लिए नारियल का तरल भ्रूणपोष अत्यंत उपयोगी होता है। तो स्टीवर्ड एटल ने क्या किया बेटा? गाजर का व आलू के टिश्यूज को कल्चर किया और यह सिद्ध किया कि टिश्यू कल्चर के लिए, ऊतक संवर्धन के लिए नारियल का तरल भ्रूणपोष उपयोगी होता है। इसी प्रकार मॉरेल द्वारा सर्वप्रथम एक बीजपत्री पौधों के ऊतकों को संवर्धित करने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने मतलब इससे पूर्व कई द्विबीजपत्री पौधों में भी ऊतक संवर्धन किया गया था। इसी प्रकार म्यूयर MUIR ने गेंदे टेजिटस व तंबाकू की पृथककृत एकल कोशिका आइसोलेटेड सिंगल सेल के संवर्धन को सफलतापूर्वक संपन्न एवं स्थापित करने में सफलता प्राप्त की तथा प्रथम पादप प्राप्त किया। मतलब म्यूयर ने क्या किया? टेजिटस व टोबैको की आइसोलेटेड सिंगल सेल के संवर्धन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ठीक है। इसी प्रकार महेश्वरी एंड रंगास्वामी ने सिट्रस अंडप के न्यूसिलस से प्राप्त कायिक भ्रूणों का पात्रे पुनर्जनन करवाया। इसी प्रकार रेनर्ड रेनर्ड व स्टीवर्ड ने गाजर के ऊतक संवर्धन के प्रयोगों के दौरान कायिक भ्रूण उद्भवन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया की खोज की। इसी प्रकार जोन्स व उसके साथियों ने सूक्ष्म संवर्धन विधि का उपयोग करके हैंगिंग ड्रॉप्स विशिष्ट माध्यम में एकल कोशिका संवर्धन सिंगल सेल कल्चर किया। इसी प्रकार कॉकिंग ने 1960 में कोशिका भित्ति का एंजाइम द्वारा अवकर्षण कर अधिक संख्या में प्रोटोप्लास्ट प्राप्त किए। व गुआ एंड महेश्वरी ने धतूरा के पराग कणों को काइनेटिन, नारियल के तरल भ्रूणपोष व अंगूर के रस युक्त माध्यम में संवर्धित करके हैप्लॉइड एम्ब्रियोस को विकसित करने में सफलता हासिल की। मतलब गुआ एंड महेश्वरी ने क्या किया? धतूरा के पॉलन ग्रेन्स लिए और इन पॉलन ग्रेन्स को काइनेटिन युक्त माध्यम में कल्चर किया और हैप्लॉइड एम्ब्रियोस प्राप्त किए। इसी प्रकार गुआ एंड महेश्वरी ने धतूरा के पॉलन ग्रेन्स को काइनेटिन व नारियल के तरल भ्रूणपोष व अंगूर के रस युक्त माध्यम में कल्चर किया और हैप्लॉइड
एम्ब्रियोज को प्राप्त किया। तो सन 1970 में पावर व उनके साथियों ने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार ने कैली व स्मिथ ने हीमोफिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु में डीएनए के टुकड़े करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नामक एंजाइम की खोज की व हिंड 2 नाम दिया। इसी प्रकार कार्लसन व उनके साथियों ने प्रोटोप्लास्ट संलयन द्वारा तंबाकू की 2 जातियों निकोटियाना ग्लोका व निकोटियाना लॉन्ग लॉन्गस्टोर्फाई में अंतर जातीय संकरण करवाया व कई सकर पौधे प्राप्त किए। व जैक्सन व साथियों ने 1972 में प्रथम प्रथम पुनर्योगस डीएनए अणु प्राप्त किया। इसी प्रकार जीनन लारेबैक व उनके साथियों ने एग्रोबैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड की खोज की। मतलब जीनन एंड लारेबैक एट एल discovered TI plasmid in the bacterium in agrobacterium। इसी प्रकार किल्टन CHILTON किल्टन व उनके सहयोगियों ने साथियों ने टीआई प्लाज्मिड डीएनए को पादप डीएनए से जोड़ा। इस प्रकार डी ब्लॉक हार्श व उनके साथियों ने एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से तंबाकू के ट्रांसजेनिक पादप प्राप्त किए। तो सन 1987 में बार्टन व उनके साथियों ने बार्टन एटेल द्वारा बैसिलस thuringiensis जीवाणु से बीटी जीन प्राप्त किया। तो उपरोक्त खोजों के अतिरिक्त वर्तमान समय में आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में हुई विभिन्न खोजों विशेष रूप से पुनर्योगस तकनीक व अन्य तकनीकों तथा संसाधनों ने जैव प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ने में मदद की है। तो अब है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। तो पिछले 2-3 दशकों में सूक्ष्म जैविकी व अणु जैविकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में हुए अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि सूक्ष्म जीव औद्योगिक महत्व के अनेक जैव रसायन एवं एंजाइम्स स्रावित करते हैं। अतः औद्योगिक दृष्टि से ये जीव अत्यंत उपयोगी हैं। जैव प्रौद्योगिकी में बायोटेक्नोलॉजी में इन्हीं का उपयोग करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में इन्हीं का उपयोग मानव कल्याण के लिए विभिन्न उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है। इसलिए कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यावसायिक स्तर पर इनका उपयोग कर विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। तो अपन ने देखा ये बायोटेक्नोलॉजी